Hello students, welcome to my channel RK Bioversatile. I am Reshma Kapoor, Assistant Professor in Botany in the series of important topics of Botany for PG students. Today we will discuss clade and cladistic. Students ये बहुत important topic है जिसमें MSc में भी क्वेश्चन बन जाता है और नेट में भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें क्लैडोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना होता है और कुछ कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं बी। In this lecture, we will discuss concept of cladistic, homoplasy and homology, cladogram versus phylogenetic tree. Now, concept of cladistic, क्या है cladistic? आप जानते हैं स्टूडेंट्स जो पहले जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे मोस्टली नेचुरल अप्रोच पर बेस्ड थे, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एम्ब्रोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, बट कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने सोचा कि क्लासिफिकेशन जो है एक इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए जिनसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या कनेक्शन है, एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेटेडनेस क्या है, कौन से एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स है और कौन से डिराइव्ड शेयर्ड कैरेक्टर्स है, उनका एक पता लग सके, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो इस तरह से फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स आई जिसके अंतर्गत फाइलोजेनी के अंतर्गत इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स स्टडी किया जाता है। So the branch of systematics concerned with inferring phylogeny is termed as cladistic. तो cladistic systematics phylogenetic systematics की ब्रांच है जिसमें फाइलोजेनी के जो तथ्य के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये एक बेसिकली methodology है that attempts to analyze phylogenetic data objectively in a manner parallel to phonetics which analyzes phonetic data. जिस तरह से फिनेटिक्स में फिनेटिक डेटा को एनालाइज किया जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, उसी तरह क्लैडिस्टिक भी एक मेथोडोलॉजी है जिसमें ऑब्जेक्टिवली फाइलोजेनेटिक डेटा को स्टडी किया जाता है और उस रिजल्ट के बेसिस पर एक क्लैड बनाया जाता है। So it is a presentation of branching patterns of evolution of different groups with ancestral and shared derived characters. तो क्लैडिस्टिक एक तरह का प्रेजेंटेशन है, ब्रांचिंग पैटर्न्स को प्रेजेंट करता है जिसमें ब्रांचिंग पैटर्न्स में एंसेस्ट्रल एंड शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं और साथ में एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट रिलेटेडनेस को ब्रांच के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द ब्रांचिंग ऑफ वन lineage फ्रॉम अनदर इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इट मीन्स इसमें देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन किस तरह से एक लीनियज दूसरे लीनियज से डाइवर्ज हुई है, किस ब्रांच को बनाती हुई डाइवर्ज हुई है और वो जो डिफरेंट लीनियज है उनमें से कौन सी लीनियज किस दूसरी लीनियज के क्लोज है या वो आपस में कितनी डिस्टेंटली रिलेटेड है। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर प्लांट किंगडम का एक इवोल्यूशनरी पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन को हम बिल्कुल सिंपलर वे में ऐसे समझ सकते हैं कि एक जर्नी है सिंपलर वन से कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो इफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन जो लाइफ ओरिजिन हुई थी वो लाइफ थी एक्वेटिक लाइफ। आपको पता है कि प्लांट्स का जो ओरिजिन है, इसे हमारे पास डेटाज हैं, एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि लाइफ का ओरिजिन पानी में हुआ है, एक्वेटिक लाइफ थी। तो एक्वेटिक प्लांट लाइक एंसेस्टर नोन एज एल्गल मैट्स और एल्गल लाइक एंसेस्टर्स, इनसे लैंड प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है। एंड लैंड प्लांट्स के 4 मेजर ग्रुप्स है, नॉन वेस्कुलेटेड प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, seedless vascular plants that is pteridophytes of ferns, gymnosperms and fruit plants angiosperms। ठीक है, तो इवोल्यूशन के टाइम में देखिए जहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लैंड प्लांट्स से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई है। ठीक है, एल्गल मैट्स जो एंसेस्टर्स हैं आपको पता है वो सिंपलर
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, ठीक है। बट लैंड प्लांट्स का ओरिजिन हुआ विद टिश्यू सिस्टम्स और सिंपलर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले हमारे प्लांट्स थे। प्लांट्स का लीनियज आया नॉन वेस्कुलेटेड ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में, जिसमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर इवोल्यूशन के टाइम पर, इवोल्यूशन के साथ साथ में कई नए कैरेक्टर्स डिराइव्ड हुए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो इस डिराइव्ड कैरेक्टर के साथ एक नए प्लांट किंगडम का और का लीनियज है का ओरिजिन हुआ सीडलेस वेस्कुलेटेड प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स और प्रेजेंट फर्म्स, ठीक है। देन हियर इज एंसेस्टर, जिससे एक नया लीनियज गया, जिसमें एक नया शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर, साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और एक नया शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर, जिससे एक नया किंगडम आया। दैट किंगडम वाज प्रेजेंट जिम्नोस्पर्म एंड कैरेक्टर वाज प्रेजेंस ऑफ सीड्स, ठीक है। सो सीड प्लांट्स के दो ग्रुप्स हैं, दो लीनियज हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आप जानते हैं दोनों में सीड प्रेजेंट होता है और ये जो है यूनिक कैरेक्टर्स है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के। बट जिम्नोस्पर्म्स की जो लीनियज है उसको एंजियोस्पर्म से इसलिए अर्लियर डाइवर्ज हुई है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड होते हैं, यहाँ पर कार्पल एब्सेंट होता है, ओवरी नहीं मिलती, सीड्स ओव्यूल है डायरेक्टली लीफ पर अटैच्ड होता है। तो जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है वो नेकेड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट में सीड्स जो है ओवरी में और कह सकते हैं कार्पल से एंक्लोज्ड होता है, फ्रूट्स में होता है, ठीक है। तो एक और कॉम्प्लेक्सिटी का कैरेक्टर यहाँ पे डिराइव्ड हुआ प्रेजेंस ऑफ कार्पल और उससे प्रेजेंट एडवांस्ड हाईली एडवांस्ड प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ। तो इस तरह से कि सिंपल पैटर्न है ब्रांचिंग पैटर्न, जिसको हम क्लैडिस्टिक में दिखा सकते हैं। देख सिंपलरी हम बहुत इजीली हम अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन टाइम पीरियड में कैसे प्लांट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते गए हैं, लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई है और एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है। राइट स्टूडेंट? स्टूडेंट क्लैडिस्टिक एक बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथोडोलॉजी है, ठीक। क्लैडिस्टिक के लिए हमारे को कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन होना, कैरेक्टर्स की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइलोजेनेटिक डेटा जो भी हैं वो कैरेक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। कैरेक्टर्स any heritable trait that possessed by an organism known as characters. Characters are of two type, homoplasy and homology. इन टर्म्स को अच्छे से आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि इस पर नेट के बी पार्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं। होमोप्लेजी कैरेक्टर आपके लिए बहुत ही प्रीवियस क्लासेस में आपने अच्छे से पढ़ा है होमोप्लेजी कैरेक्टर्स को, जिनको हम एनालॉजी में पढ़ते थे, एनालॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं, मींस कैरेक्टर्स दैट आर functionally similar and such kind of similarity not due to inheritance from a common ancestor, and that kind of similarity is the result of convergent evolution. तो होमोप्लेजी कैरेक्टर एनालॉजी कैरेक्टर ही हैं जो कि फंक्शनली सिमिलैरिटी शो करते हैं, लेकिन कॉमन एंसेस्टर से ये ओरिजिनेट नहीं होते, ठीक है। तो ओरिजिन में सिमिलर नहीं होते, ये जो सिमिलैरिटी होती है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये जो सिमिलैरिटी शो होती है होमोप्लेजी कैरेक्टर की, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होती है। एंड इस तरह के कैरेक्टर्स, होमोप्लेजी कैरेक्टर्स कॉमन एंसेस्टर में, ऑर्गेनिजम्स के कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं होते। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। आप जानते हैं कि विंग्स जो हैं बर्ड्स एंड बैट्स दोनों में एक ही फंक्शन को दिखाते हैं,
फ्लाइंग का, ठीक है। बट अगर हम इसका ओरिजिन देखें, इनका स्ट्रक्चर देखें, तो बर्ड्स एंड बैट्स के विंग्स जो है दोनों ही डिफरेंट है। इसी तरह का एक और एग्जांपल है द ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। आप अच्छे से जानते हैं ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बट द ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। So, hope you understand the term homoplasy character or homoplasious condition in which characters show functional similarity but not similar in their origin. Right? Now, homology characters. Such kind of characters shared between species was also present in their common ancestor, that is similar in origin. इट मीन्स ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ओरिजिन में सिमिलर हैं, इन दैट मीन्स ये इनहेरिटेडली जो है अपने कॉमन एंसेस्टर से डिसेंडेंट में इनहेरिटेड हुए हैं, ठीक है। और स्पीशीज के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है द राइजोम ऑफ जिंजर, द कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया, द ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड रनर ऑफ लॉन्ग ग्रास। तो ये होमोलोगस कैरेक्टर हैं जो ओरिजिन में सिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से ले सकते हैं द विंग ऑफ बैट्स एंड हैंड्स ऑफ फोर हैंड्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। बैट्स के विंग्स और जो हमारे हाथ हैं मैमल्स के जो फोर हैंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन को जब हम देखते हैं तो सिमिलर है, ठीक है, बट फंक्शन में डिफरेंट है। तो ये इनका फंक्शनली सिमिलर होना जरूरी नहीं है, बट ये ओरिजिन में सिमिलैरिटी शो करते हैं, दैट मीन्स ये कैरेक्टर्स इनके कॉमन एंसेस्टर में भी प्रेजेंट होते हैं। सो सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर होमोलोगस। Homologous characters again of two types, apomorphic characters and plesiomorphic characters. प्लीजियोमॉर्फिक एंड एपोमॉर्फिक टर्म्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इन टर्म्स के बेस पर हम क्लैडोग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक क्लैड बनाते हैं। स्टूडेंट, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जो एंसेस्ट्रल होते हैं, ठीक है, और या एंसेस्टर से उसके डिसेंडेंट में शेयर होते हैं, ठीक है। इनको हम प्रिमिटिव टाइप का भी कहते हैं, ये ओरिजिनल भी होते हैं एंड प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स भी कहलाते हैं। So plesiomorphic characters are those which are present both in ancestor and their descendant. Such kind of characters are plesiomorphic characters. And apomorphic characters ये advanced type के होते हैं। ये character during the time of evolutionary novelty show करते हैं, मीन्स जो ancestor में नहीं है लेकिन उनके descendant में derived हो गए हैं, उनके descendant में पाए जाते हैं। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं होमोलोगस एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ बैकबोन सभी वर्टिब्रेट्स के लिए एक प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है। अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट्स के 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स, ठीक है। इन सभी में प्लीजियोमॉर्फिक बैकबोन कैरेक्टर शेयर्ड हो रहा है, जो जिनसे वर्टिब्रेट्स से जिन अलग अलग लीनियज का या अलग अलग डिसेंडेंट टाइम ऑफ इवोल्यूशन ओरिजिन हुआ है, फिशेस में, फिर एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, एवीज एंड देन मैमल्स, लेकिन सब में एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर बैकबोन की प्रेजेंस जा रही है, ठीक है। सभी लीनियज इसको कैरी कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ बैकबोन एक प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स। क्लियर स्टूडेंट? एपोमॉर्फिक कैरेक्टर शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर है जो उसके एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है, बट
एक डिसेंडेंट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ये डिराइव्ड हो गया है, जैसे प्रेजेंस ऑफ हेयर्स एंड मैमेलियन ग्लैंड्स। आप जानते हैं कि मैमल्स का जिन एंसेस्टर से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, तो उसमें हेयर्स एंड मैमेलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं थी। ये डिराइव्ड कैरेक्टर है जो मैमल्स को यूनिकनेस देता है, तो ये एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो जाता है अदर वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बोथ टर्म्स प्लीजियोमॉर्फिक एंड एपोमॉर्फिक। स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर प्लीजियोमॉर्फिक and apomorphic conditions or characters are relative to each other। एक यहाँ एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे प्लीजियोमॉर्फिक एंड एपोमॉर्फिक कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, इस डायग्राम में तीन हमने ऑर्गेनिज्म टाइप दिए हैं ए बी सी की फॉर्म में। ठीक है, ए बी सी, जैसे डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि ए कोई एंसेस्टर है जिसका डिसेंडेंट है बी, एंड बी अब एंसेस्टर है और इसका डिसेंडेंट है सी, राइट। अब अगर हम ए और बी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ए एंसेस्टर एंड इसका डिसेंडेंट बी, तो यहाँ देखते हैं ए कोई कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर येलो कलर से शो है यहाँ पर, ठीक है, बट बी जो है अनदर डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। ए के कैरेक्टर जो येलो से उसको शो नहीं कर रहा, ये पिंक कलर से, दैट मीन्स ये कोई नया कैरेक्टर शो कर रहा है जो इवोल्यूशन टाइम पीरियड में डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो बी का ये कैरेक्टर ए के रिलेशन में एपोमॉर्फिक हो गया, शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर। ठीक है, इवोल्यूशनरी नोवेल्टी शेयर करता है। अब अगर हम B को C से कंपेयर करते हैं, B एंसेस्टर है C का या C डिसेंडेंट है B का, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि B का कैरेक्टर है जो पिंक कलर से शो है वो C में नहीं जा रहा, C में कुछ नया ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो C के कंपैरिजन में B जो है प्लीजियोमॉर्फिक हो गया, C के एंसेस्टर में प्रेजेंट है बट C में नहीं है, तो C एपोमॉर्फिक कंडीशन हो गई और B जो है C के रिलेशन में प्लीजियोमॉर्फिक हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम ले सकते हैं इसको कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ बैकबोन वर्टिब्रेट्स के लिए प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, फिशेस, एम्फीबियाज एक्सेट्रा, सभी में बैकबोन प्रेजेंट होता है। बट जब हम इस वर्टिब्रेट्स का कंपेयर करेंगे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल से, तो ये प्रेजेंस ऑफ बैकबोन एक एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर है, वो इनके एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह से प्लीजियोमॉर्फिक एंड एपोमॉर्फिक कंडीशन जो है रिलेटिव होती है एक दूसरे के साथ। प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिम्प्लीजियोमॉर्फिक। टर्म याद रखिएगा आप, सिम्प्लीजियोमॉर्फिक। Symplecomorphic is the character state is present in the immediate common ancestor as well as in the earlier ancestor, that is original pre-existing character state। क्या है सिम्प्लीजियोमॉर्फिक? कि कोई कैरेक्टर स्टेट है, कोई कैरेक्टर है जो अर्लियर एंसेस्टर में प्रेजेंट है और इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर में भी प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है, जो ब्रांच के टर्मिनल पॉइंट्स पर हैं, टर्मिनल क्लैड है ये ए बी एंड सी। ठीक है, ए एंड बी का एंसेस्टर है यहाँ पर, ये एक एंसेस्टर दिखा रखा है, ये एंसेस्टर
ए और बी के लिए इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। इनसे दो डिफरेंट ग्रुप्स का ओरिजिन हुआ है, ए एंड बी, और ये इस एंसेस्टर का एक ये एंसेस्टर है जो अर्लियर एंसेस्टर कहलाता है। इससे एक सिंगल एक लीनियज यहाँ पर गया है, ग्रुप सी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अर्लियर एंसेस्टर का जो कैरेक्टर है जिसे येलो कलर से दिखाया हुआ है वो शेड हो रहा है अप टू एबीसी, ठीक है। अर्लियर एंसेस्टर में भी प्रेजेंट है, इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर में भी प्रेजेंट है, और इनके डिसेंडेंट ए बी सी तीनों में प्रेजेंट है। तो सच काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज सिम्प्लिजियोमॉर्फिक, राइट। इसके ऊपर बी सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सिम्प्लिजियोमॉर्फिक को आप समझ लें अच्छे से कि ऐसा कोई कैरेक्टर्स जो डिफरेंट टर्मिनल क्लैड्स के क्लैड में भी प्रेजेंट होता है, इनके इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर में भी होता है, और अर्लियर एंसेस्टर में भी प्रेजेंट होता है। इन दैट मीन्स ये जो है अर्लियर एंसेस्टर से एज इट इज टर्मिनल क्लैड तक शेयर होते हैं, इनमें कोई इवोल्यूशन टाइम पीरियड पर चेंजेस नहीं आते। तो सच काइंड ऑफ कैरेक्टर है सिम्प्लिजियोमॉर्फिक। Synapomorphic. Apomorphic characters are of two types, synapomorphic and autapomorphic. Synapomorphic is the character state which is present in the immediate common ancestor but not in earlier ancestor. It means ऐसे characters जो terminal clades और terminal group में present हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट है, बट ये कैरेक्टर्स अर्लियर एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं सिनएपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। इसको आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर बी एंड सी एक एडवांस टर्मिनल क्लैड है और इनका एक कॉमन एंसेस्टर है जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर शेयर्ड है बी एंड सी में, बट इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर अपने अर्लियर एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को शेयर नहीं कर रहा, ये कोई डिराइव्ड कैरेक्टर है। तो सिनएपोमॉर्फिक में ऐसे शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर होते हैं जो टर्मिनल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, इनके इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर में भी होते हैं लेकिन अर्लियर एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं होते। नाउ ऑटैपोमॉर्फिक। ऑटैपोमॉर्फिक is a distinctive derived trait or character that is unique to a given taxon or group, ठीक है। ऑटैपोमॉर्फिक एक ऐसा कैरेक्टर है या ट्रेट है जो एक टैक्सोन को यूनिकनेस दे देता है, जिससे वो टैक्सोन जो है या टर्मिनल क्लैड जो है वो अनदर वन से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। ऐसे यहाँ पर इस डायग्राम से शो है कि ये अर्लियर क्लैड है जो व्हाइट कलर से दिखा रखा है, बट ये सभी अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, इसको हमने येलो कलर से दिखाया हुआ है। ये अर्लियर एंसेस्टर, इस अर्लियर एंसेस्टर का कोई कैरेक्टर जा रहा है इस वाले डिसेंडेंट में, इससे फिर एक और नया लीनियज का ओरिजिन हुआ जो सेम कैरेक्टर्स को शेयर कर रहा है, इससे यहाँ पर नया कैरेक्टर जा रहा है सेम कैरेक्टर, यहाँ जो एक लीनियज निकली है वो अपने सेम कैरेक्टर्स को शेयर कर रही है, बट इससे जो एक अनदर लीनियज का ओरिजिन हुआ है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया ऑटैपोमॉर्फिक का। आप ये समझ लीजिए ये डाइकोट है, डाइकोट एंजियोस्पर्म, और ये है अपने मोनोकोट एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आप जानते हैं डाइकोट एंजियोस्पर्म में कोटिलिडोन नंबर 2 होता है, जो जिम्नोस्पर्म में भी 2 होता है, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर हो गया। कोटिलिडोन के टर्म्स में अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म डाइकोट प्लांट में कोटिलिडोन नंबर 2 होता है, ठीक है। अगर हम कोटिलिडोन कैरेक्टर्स के स्टूडेंट्स बात करें
तो हियर इज द एंसेस्टर जिससे कुछ जिम्नोस्पर्म का क्लैड गया, ओरिजिन हुआ, और इसी जिम्नोस्पर्म लाइक प्लांट से एंजियोस्पर्म्स प्रिमिटिव प्लांट्स बने, जिनसे एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये प्लांट भी, ये एंसेस्टर भी कोटिलिडोन नंबर 2 कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, और इनसे डाइकोट लीनिएज गया। एंड बट यहाँ पर कुछ नया ही ट्रेट का जो यूनिकनेस दे रहा है उसका इवोल्यूशन हो गया, कोटिलिडोन का नंबर 2 से रिड्यूस होकर 1 हो गया, और एक नया ही ग्रुप और क्लैड जो है पार्ट एंजियोस्पर्म का ही है, कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म्स के ही शो करता है, बट कोटिलिडोन नंबर उसमें 2 से रिड्यूस होकर 1 हो गया। तो ये है एग्जांपल ऑट एपोमॉर्फिक का, जो यूनिकनेस देता है पर्टिकुलर अ गिवन टैक्सोन और अ ग्रुप को। राइट स्टूडेंट, hope you understand all three terms: symplesiomorphic, apomorphic and odd apomorphic. Students, shade derived apomorphic characters are very important to determine phylogenetic relationship among the organisms, क्योंकि ये जो apomorphic character होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ये डिराइव्ड होते हैं। तो कौन सा कैरेक्टर्स किस टाइम पीरियड में डिराइव हुआ और अपने एंसेस्टर से किस डिसेंडेंट में गया है, इनका जब नॉलेज हो जाती है तभी हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देख सकते हैं। इसलिए शेयर डिराइव्ड एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स एक क्लैड को बनाने में, क्लैडोग्राम के कंस्ट्रक्शन में या इवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ सीड्स does not distinguish angiosperm from other seed plant, that is gymnosperm, as all seed plants have seeds. आपको पता है सीड्स का ओरिजिन एक यूनिक कैरेक्टर था जिससे प्लांट किंगडम को सीडलेस एंड सीड प्लांट्स दो कैटेगरी में डाइवर्ज किया। ठीक है, जो सीड प्लांट्स थे उसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। लेकिन सीड की प्रेजेंस से हम एंजियोस्पर्म्स को जिम्नोस्पर्म्स से अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही सीड प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म को यूनिकनेस देता है प्रेजेंस ऑफ ओवरी और प्रेजेंस ऑफ कार्पल, ठीक है, जिसके में सीड एनक्लोज्ड होता है। एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में ये ओवरी या कार्पल ही एब्सेंट होता है, इस कारण सीड जो है नेकेड होता है, राइट। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ ओवरी एक एडवांस्ड शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर है ओवर सीड। एक और एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन विच इज एंसेस्ट्रल कैरेक्टर फॉर मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के लिए एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, बट वी कांट डिस्टिंग्विश मैमल फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स in terms of backbone because all vertebrates have backbone. So presence of hairs is the character which gives uniqueness to mammals. जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और मैमेलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो मैमल्स को यूनिकनेस देते हैं, और इस कैरेक्टर के बेस पर हम मैमल्स को अनदर वर्टिब्रेट से अलग कर देते हैं, एक यूनिक क्लैड बना देते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इन मैमल कंसीडर्ड एज शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर विच इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर ट्रेट, पर्टिकुलर क्लैड और पर्टिकुलर टाइप और पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ क्लैडोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लैडोग्राम नेट पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें आपको क्लैडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होता है। क्लैडोग्राम क्या है? इट इज ए ब्रांचिंग डायग्राम दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय क्लैडिस्टिक प्रिंसिपल एंड मेथड। ठीक है, जो हमारे फाइलोजेनेटिक डेटाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करके हम एक एंसेस्टर डिसेंडेंट के रिलेशंस को
एक ब्रांचिंग डायग्राम के थ्रू जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्लेडोग्राम कहते हैं। So cladogram are ancestor descendant sequences of population which represent the deduced historical connections between the entities as evidenced by apomorphism, especially synapomorphism। ठीक है, क्या बताता है क्लेडोग्राम क्या है? ये एंसेस्टर डिसेंडेंट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। उन एंसेस्टर और डिसेंडेंट के बीच में क्या हिस्टोरिकल कनेक्शंस है, स्पेशली एपोमॉर्फिस कैरेक्टर्स के बेस को लेते हुए क्लेडोग्राम का प्रेजेंटेशन। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं क्लेडोग्राम? कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होता है which character states are primitive or ancestral one and which are derived or evolutionary advanced type। ये जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं उसके बाद हम आउटग्रुप कंपैरिजन मेथड अप्लाई करते हैं। आउटग्रुप कंपैरिजन मेथड जो है ये इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि होमोलोगस कैरेक्टर्स वो सभी ग्रुप्स में, मीन्स जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं वो सभी ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं और आउट ग्रुप्स एंड इन ग्रुप्स वो दोनों को एक कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज करते हैं। तो आउट ग्रुप जो है एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा टाइप होता है जो अपने अर्लियर एंसेस्टर्स के सभी कैरेक्टर्स को कैरी करता है, लेकिन उसमें कोई शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं आउट ग्रुप। और अनदर जो हमारे टाइप्स हो जाते हैं वो होते हैं इन ग्रुप्स। तो क्लेडोग्राम के बनाने में हम आउट ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं इन ग्रुप्स के साथ और फिर उसके बाद क्लेडोग्राम। इसको आप यहाँ एक टेबल से समझिए। यहाँ एक टेबल दे रखी है, ठीक है, क्लेडोग्राम कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें डेटा मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल जो टाइप लिए हमने अपने सैंपल्स लिए हुए वो एल्गल लाइक एंसेस्टर, एल्गल, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स हमने चूज किए हैं, ये कैरेक्टर टेक्सोनोमिस्ट की चॉइस पर होते हैं। तो कुछ हमने फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को चूज किया है, जिसमें सबसे पहले है टिश्यू कैरेक्टर, देन वेस्कुलर बंडल, प्रेजेंस ऑफ सीड, प्रेजेंस ऑफ कार्पल एंड कोटिलिडोन नंबर 1। ये कैरेक्टर्स हमने चूज किए हैं। अब हम इन कैरेक्टर्स को देखेंगे कि जो हमारे टाइप हैं उनमें कौन कौन से टाइप में ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये है एल्गल लाइक हमारा आउटग्रुप। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें आउटग्रुप को सेलेक्ट करना होता है। आउटग्रुप वो ग्रुप है जिसमें सारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं, शेयर्ड कैरेक्टर्स, शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं, वो हो जाता है आउटग्रुप। अब यहाँ पर आप देखिए 0 एंड 1 के कोड में हमने कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है। आप जानते हैं 0 इंडिकेट एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर एंड 1 इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो ये जो हमारा आउटग्रुप है इसमें ये सारे हमारे जो शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर हैं, टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, सीड, कार्पल एंड कोटिलिडोन नंबर 1, वो एब्सेंट है, वो नहीं है। इन दैट मीन्स ये हो गया हमारा आउटग्रुप। अब हम ये जो है अदर्स, ये हो गए इन ग्रुप्स। अब हम क्लेडोग्राम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, इन ग्रुप्स का कंपैरिजन करेंगे आउट ग्रुप के साथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जितने ज्यादा इस कंपैरिजन में जो भी ग्रुप जितने ज्यादा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को कैरी करता है वो आउट ग्रुप के उतना क्लोज होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा इन ग्रुप जो जितने ज्यादा शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर को कैरी करता है वो आउट ग्रुप से उतना ही डिस्टेंटली रिलेटेड होता है। ठीक है, डिस्टेंटली रिलेटेड होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये जो इन ग्रुप है मॉसेस, ये टेबल अरेंज्ड है। समटाइम क्वेश्चन में टेबल अरेंज्ड नहीं आती है, आपको पहले कैरेक्टर्स को देखते हुए इस टाइप से टेबल बनानी पड़ती है।
है ना। यहाँ पर अरेंज्ड कर रखी है टेबल्स। तो यहाँ देखिए मोसेस में ये जो हमारा शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर है, ओनली टिश्यू कैरेक्टर ही प्रेजेंट है, जिसको कोड दिया हुआ है 1, बट अनदर वेस्कुलर बंडल, सीड, कार्पल, कोटिलीडोन नंबर 1 एब्सेंट है। ठीक है, तो ये ओनली ये एक ही कैरेक्टर को, शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर को शो करता है। तो ये हमारा हो गया कि ये अपने आउटग्रुप से क्लोजली रिलेटेड है। देन फंस, फंस केवल दो कैरेक्टर्स को, शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है। बाकी कैरेक्टर जो है प्रेजेंस ऑफ सीड, कार्पल एंड कोटिलीडोन इसमें नहीं है। तो यह दूसरे जो इन ग्रुप्स हैं उनके उनके कंपैरिजन में मोसेस के क्लोज है। ठीक है, अब हम ये जिम्नोस्पर्म देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में 3 कैरेक्टर्स हैं जो शेयर डिराइव्ड हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कार्पल एंड कोटिलीडोन नंबर 1 जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डाइकोट एंड मोनोकोट, दोनों एंजियोस्पर्म के ही ग्रुप हैं, लेकिन डाइकोट में भी 4 शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं, टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, सीड एंड कार्पल, लेकिन कोटिलीडोन नंबर 1 नहीं है, इसमें कोटिलीडोन 2 होते हैं। लेकिन मोनोकोट में सभी एडवांस शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। इन दैट मीन्स मोनोकोट अपने एंसेस्टर से ट्री में सबसे टर्मिनल जाएगा। तो जब हम ट्री बनाते हैं, इस तरह का ट्री बनाते हैं जिसमें यहाँ पर हमने एंसेस्टर दिखा रखा है, इस एंसेस्टर से अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर लिया टिश्यू, जिससे एक डिसेंडेंट का ओरिजिन हुआ मोसेस, एंड देन वेस्कुलर बंडल, फिर इससे एक और नया डिसेंडेंट और लीनियज या ग्रुप का ओरिजिन हुआ है फंस का, देन सीड, सीड से फिर जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन, एंड देन कार्पल, एंड कार्पल से डाइकोट हम पहले लिखेंगे, मोनोकोट हम बिल्कुल टर्मिनल टॉप पर लिखेंगे, क्योंकि डाइकोट में भी 4 शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं एंड मोनोकोट में ऑल 5 शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से इस फाइलोजेनेटिक ट्री से हमें क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि एल्गल लाइक एंसेस्टर से मोसेस क्लोजली रिलेटेड है, और जैसे जैसे शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स आगे के डिसेंडेंट में जा रहे हैं, ये अपने एंसेस्टर से दूर होते जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंड मोनोकोट आपस में क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इन तीनों में सीड प्रेजेंट है, लेकिन ये फंस से डिस्टेंटली रिलेटेड है। मीन्स यहाँ पर एक सेपरेट लीनियज है और यहाँ एक अलग लीनियज है। तो इस तरह से इस टेबल को बेस करते हुए हम एक क्लेडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लेडोग्राम का कंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी आपको आना चाहिए, वो ट्री फॉर्म में था। यहाँ पर ये कोई कॉमन एंसेस्टर है जिससे एक लीनियज गया, जो आउटग्रुप है हमारा ये ग्रीन एल्गल लाइक एंसेस्टर। ठीक है, ये सभी अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को कैरी करता है, कोई भी इसमें शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर का इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये एज इट इज अपने एंसेस्टर जो अर्लियर एंसेस्टर है उसके कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है। तो ये हमारा हो गया आउटग्रुप ग्रीन एल्गल लाइक एंसेस्टर। ठीक है, अब इवोल्यूशन में यहाँ पर एक नया कैरेक्टर का डिराइव्ड हुआ है, दैट इज टिश्यू। ठीक है, तो वो अपने एल्गा लाइक एंसेस्टर के क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम मोसेस लिख देंगे। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट कैरेक्टर वेस्कुलर बंडल, जो फंस में है, क्योंकि फंस में टिश्यू भी प्रेजेंट है और वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मीन्स फंस जो है मोसेस से एडवांस हुआ है ना, तो इसको हम मोसेस के साथ में लिखेंगे। तो मोसेस से एडवांस हुआ मीन्स ये ग्रीन एल्गल से थोड़ा दूर है, लेकिन मोसेस के क्लोज है, क्योंकि ये टिश्यू लेवल के बाद में वेस्कुलर बंडल का ओरिजिन दिखा रहा है, लेकिन इसमें सीड, कार्पल्स एक्सेट्रा नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा फंस। देन फिर एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन सीड कैरेक्टर्स का डेरिवेशन होता है, और जिनसे 2 डिफरेंट ग्रुप्स ओरिजिनेट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स।
तो ये जिम्नोस्पर्म्स है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में कार्पल एक और नया कैरेक्टर, डिराइव्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, कार्पल, जिससे सीड्स जो है ओवरी में एनक्लोज्ड होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म के भी दो ग्रुप्स हैं, दो क्लैड हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। एस डाइकोट में कोटिलिडोन नंबर 2 है, जो इसके जिम्नोस्पर्म लाइक एंसिस्टर में भी प्रेजेंट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी कोटिलिडोन का नंबर 2 होता है, तो उसके एंसिस्टर 1 में भी है। तो ये अगर हम डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के कोटिलिडोन के टर्म में कंपैरिजन करें, तो ये एक शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर नहीं हुआ, ये शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हो गया, क्योंकि डाइकोट का ओरिजिन जिम्नोस्पर्म लाइक एंसेस्टर से माना जाता है। ठीक है, तो ये शेयर्ड एंसेस्ट्रल टाइप कैरेक्टर हो गया। लेकिन मोनोकोट जो है ये यूनिक शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर को कैरी करता है, जिसमें कोटिलिडोन नंबर 2 से रिड्यूस होकर 1 हो जाता है, दैट इज मोनोकोट। ठीक है, तो इस तरह से डाटा मैट्रिक्स दिया होता है आपको, आउट ग्रुप लेते हुए कंपैरिजन करते हुए, जो ग्रुप क्लोज होता है अपने एंसेस्टर के, उसको उसके पास में लिखना होता है, और जैसे जैसे शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर यूनिकनेस देते हैं क्लैड को या ग्रुप को, उसको फिर उसी हिसाब से डिस्टेंटली दिखाना होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टूडेंट। नाउ फाइलोजेनेटिक ट्री वर्सेस क्लेडोग्राम। कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री और क्लेडोग्राम क्या कोई डिफरेंट टर्म्स हैं, या दोनों ही अलग हैं, या एक दूसरे के सिनोनिम है। यूजुअली फाइलोजेनेटिक ट्री एंड क्लेडोग्राम एक सिनोनिम के जैसे यूज में लिया जाता है। सिर्फ इनमें इतना डिफरेंस है कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है उसकी ब्रांचिंग लेंथ इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनेट होती है। मीन्स फाइलोजेनेटिक ट्री को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या उनके जो इवोल्यूशन का सीक्वेंसेस है उसका टाइम पीरियड भी पता चलता है। लेकिन क्लेडोग्राम के जो ब्रांच होती है उसकी ब्रांच लेंथ का इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के साथ प्रोपोर्शनेट होना जरूरी नहीं होता। इसलिए कॉमनली फाइलोजेनेटिक ट्री और क्लेडोग्राम को एज ए सिनोनिम यूज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग लेंथ का थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक और टेबल है जिसको कंसीडर करते हुए हम क्लेडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नेट में आ जाता है, जिसमें कुछ डाटा मैट्रिक्स दिया होता है और कुछ कंडीशन दे रखी होती है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, assuming zeros are plesioमॉर्फिक and ones are apomorphic character। ठीक है, और ये एक टेबल में डेटा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। यहाँ कोई कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स 1 2 3 4 एंड 5, और इधर टाइप हमारे सैंपल टाइप है ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जीरो को हमने लेना है प्लीजियोमॉर्फिक। प्लीजियोमॉर्फिक मीन्स प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल टाइप कैरेक्टर्स, एंड 1 एपोमॉर्फिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इन दैट मीन्स एडवांस टाइप और शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो 0 प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स है और 1 शो कर रहा है एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स को। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हमें क्लेड बनाना होगा तो हमें आउट ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। देखिए टाइप ए में सभी जीरोस प्रेजेंट है, मीन्स कैरेक्टर 1 2 3 4 5। आउट ग्रुप ए नहीं शो कर रहा, ये ए नहीं शो कर रहा, तो ये हमारा हो गया आउट ग्रुप। ठीक है, ये सभी अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। 1 यहाँ पर नहीं है, मीन्स कोई भी शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर नहीं है, सभी प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं। प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स आर एंसेस्ट्रल टाइप और प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आउट ग्रुप। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ता है जब भी हमें क्लेडोग्राम बनाना होता है कि आउट ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया आउट ग्रुप ए। अब हम इस आउट ग्रुप का के साथ में कंपैरिजन करेंगे हमारे इन ग्रुप बी सी एंड डी का। ठीक है,
यहाँ देखिए बी में 2 वंस हैं, मीन्स 2 शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स है, लेकिन सी में ओनली एक ही वंस है। इट मीन्स सी में ओनली एक ही शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर है एंड 4 जो है वो प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर क्लियरली डेटा मैट्रिक्स से पता चल रहा है कि सी जो है ए से क्लोज है इन कंपैरिजन टू बी एंड डी टाइप, राइट। अब बी और डी को कंपेयर करेंगे, बी एंड डी इन ग्रुप को देखेंगे। बी में 2 वंस हैं, 2 एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं, बट डी में 3 वंस है, मीन्स ये 3 शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर को कैरी करता है और सिर्फ 2 प्लीजियोमॉर्फिक या एंसेस्ट्रल और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। तो सी के बाद में बी जो है वो क्लोज रिलेटेड हुआ ए के और डी बिल्कुल फार डिस्टेंटली रिलेटेड हुआ। तो अब क्लेडोग्राम बनाना है, आपने यहाँ पर देख लिया कौन सा आउटग्रुप है और कौन सा टाइप, इन ग्रुप का कौन सा टाइप ए के कितने पास है और कितना दूर है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे एंसेस्ट्रल टाइप को बताती है, ठीक है। इस एंसेस्ट्रल टाइप से एक लीनियज हमारा आउटग्रुप निकल गया, यहाँ पर हम ए लिख देंगे। इसी टाइप का आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कोई शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर, जो एक लीनियज ये निकला सी, केवल एक ही शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। देन फिर अनदर शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर जिनमें बी जो है 2 डिराइव्ड कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, तो एक शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर यहाँ पर हो गया बी का और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब सी के पास में आ जाएगा बी एंड लास्ट इन ग्रुप इज डी, जो 3 शेयर डिराइव कैरेक्टर्स के साथ में है। एक शेयर डिराइव कैरेक्टर डी यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो डी जो है ए से सबसे दूर हो गया। इस तरह से एक क्लैडोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लैड एंड क्लैडिस्टिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और क्लैडोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।